तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर हानली, मिस मे और जिलिंग घोंसले फॉग को क्रॉस कर रहे थे, मगर उनके रास्ते में कई सारी रुकावटें आने लगी जिन्हें क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल था। साथ ही वो स्पेशल रिफ्ट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी, जो देख हानली को टेंशन आने लगा। वो कह रहा था कि फॉग कभी भी गायब हो सकता है, तो हमें तेजी के साथ इसमें से बाहर निकलना होगा, वरना पता चले फॉग वैनिश हो गया और हम दोबारा से डार्क अंडरवर्ल्ड में आकर पटक गए। इसलिए फाइनली हानली ने अपने विंड एंड थंडर विंग्स को समन कर लिया, जिसके बाद वो इन दोनों लड़कियों को दबोच कर वहाँ से भागने लगा। उनसे कह रहा था, लड़कियों मुझे कस के पकड़े रहना, क्योंकि अब तुम लोग हवा से बातें करने वाली हो। जिसके बाद हानली फॉग की गहराइयों में गायब हो गया। अब ये सीन यही पर कट हो के हमें डार्क अंडरवर्ल्ड रिवर के डीप अंडरग्राउंड का सीन दिखाया गया। ये जगह रिवर के बॉटम में थी और यहाँ पर हम देख पाते हैं युआनया और उसकी सीनियर यानली को। फिलहाल युआनया काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, उसके चेहरे पर पहले जो रौनक हुआ करती थी वो अब गायब है और इसकी वजह थी रिवाइवल आर्ट। युआनया अपनी सीनियर यानली को बताने लगी कि रिवाइवल आर्ट ने मेरी गोल्डन कोर को डैमेज कर दिया, शायद अब वो कोर कभी भी रिपेयर नहीं हो पाएगी। सो बेसिकली ये गोल्डन कोर उसी के पास होती जिसने कल्टीवेशन की कोर फॉर्मेशन स्टेज को अचीव किया हो और युआन ने उसे हासिल किया था। वो यानली से कहती, सीनियर सिर्फ आपको जिंदा करने के लिए ही मैंने ये रिस्क उठाई थी। मुझे लगा था कि रिवाइवल आर्ट का यूज करके मैं आपकी फिजिकल बॉडी को दोबारा से रिफॉर्म कर पाऊंगी, मगर बदकिस्मती देखो हमारी, जिस दिन वो रिचुअल पूरा होना था उसकी थोड़ी देर पहले ही वहाँ पर घोंसली फॉग क्रिएट हो गया। हमारी रिवाइवल आर्ट की रिचुअल बीच में ही इंटरफेयर हो गई। भले ही उससे आपका स्पिरिट एसेंस पहले से काफी ज्यादा सॉलिड बना है, मगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। मेरी ख्वाहिश थी कि आपकी फिजिकल बॉडी पूरी तरह से रिशेप हो, लेकिन मैं इस काम में फेल हो गई। वाकई मैं एक लूजर हूँ। अगर मेरे पास हाई लेवल की स्किल होती तो शायद मैं आपको पूरी तरह से रिवाइव कर पाती। युआन याओ को तो अब खुद पर ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जो देख यानली उसे समझाने लगी कि प्लीज तुम यू खुद को ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अगर इसमें किसी की गलती है तो मेरी है। मैंने ही उस बंदे पर भरोसा किया था और उसने मुझे बेवकूफ बनाकर एज अ वेसल मेरा यूज करता गया। उतने में ही युआन याओ दोबारा से वहाँ की कैंडल्स को जला लेती है। वो कह रही थी कि आसमान में हमेशा काले बादल तो नहीं रह सकते, एक दिन जरूर से उम्मीद की किरण सब कुछ रोशन कर देती, इसलिए मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। इस जगह पर ढेर सारी डार्क अंडरवर्ल्ड की पावरफुल ऑरा मौजूद है। ऐसे माहौल में हम बड़े ही आसानी के साथ यिन यांग रीइंकार्नेशन आर्ट को कल्टीवेट कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास ये चांसेस होंगे कि हमारी कल्टीवेशन लो ना होकर अप हो जाए। अगर हमने यहाँ कल्टीवेट किया तो हमारे पास लेवल अप करने का मौका होगा, मगर यानली इसके लिए साफ मना कर रही थी। वो कहती कि ये डार्क ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक है, ये पावरफुल तो है मगर साथ ही साथ भयानक भी। युआन, क्या तुम्हें पता भी है ब्लैक सन सेक्ट ने इस पावर को यूज किए बिना ही यहाँ पर सील क्यों कर दिया? दरअसल वो लोग इसके साथ कल्टीवेट नहीं करते। जो भी पर्सन इस डार्क ऑरा का यूज करके कल्टीवेट करेगा वो हमेशा के लिए बस एक सोल कल्टीवेटर बन के रह जाएगा, और अगर ऐसे में वो मारा गया तो कभी भी रीइंकार्नेट नहीं हो सकता। मगर युआन याओ को इसमें कोई मसला नहीं था। वो कह रही थी कि हम दोनों ने कई सारी मुश्किलों का सामना करके फाइनली हम दोनों मिल पाए, हमें तो बस जिंदगी जीने के लिए एक रास्ता ढूंढना है। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप इस स्पिरिट फॉर्म में हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकती। अगर मैंने अपनी कल्टीवेशन दांव पर लगा के आपको रिवाइव करने की कोशिश की तो इस पर से आप समझ सकती हो कि मैं आपके बिना नहीं रहना चाहती। तो उसकी बातें सुनकर फाइनली यानली भी रिस्क उठाने के लिए तैयार हो गई। वो युआन से कह रही थी कि मैं तो ऑलरेडी एक स्पिरिट बन चुकी हूँ, मगर मुझे बस तुम्हारी ही फिक्र है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। सो आज के बाद चाहे हमें किसी भी चैलेंज को फेस क्यों ना करना पड़े, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। जो सुनकर युआन याओ काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने डार्क ऑरा का यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दिया। युआन दिल ही दिल में हानली से कहने लगी कि तुम्ही ने हम दोनों की जान बचाई थी, हमारी लाइफ को एक्सटेंड किया, तुम्हें तुम्हारी इस तोहफे को हमेशा चेरिश करूंगी। अब हम लोग यहाँ पर सोल कल्टीवेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके एक ही ट्राई में हमारा दुगना फायदा हो सकता। अगर इस बार मैं अपनी सीनियर को रिवाइव करके जिंदा बच पाई तो मेरे दोस्त मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जरूर आऊंगी, मुझे हमारी मुलाकात का इंतजार रहेगा। वही दूसरी तरफ हानली अपनी इवेजन टेक्निक का यूज करते हुए एक के बाद एक न जाने कितने सारे पोर्टल्स ओपन करके उस घोंसले फॉग को क्रॉस कर रहा था और फाइनली ये लोग उस फॉग से बाहर आ गए। हानली ने इन दोनों को भी अपनी बाहों में कस के पकड़ा हुआ था और तो और फॉग से बाहर आने के बाद भी वो उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जो देखो दोनों लड़कियां शर्माने लगी। साथ ही यहाँ पर एक ऑकवर्ड मोमेंट बन गई थी तो हानली ने भी तुरंत ही उन्हें छोड़ दिया। अब उन तीनों में कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं था। तो टू ब्रेक द साइलेंस हानली
ने ही बात करना शुरू कर दी। वो कह रहा था चलो फाइनली हम उस घटिया दुनिया से बाहर आ गए। मुझे उम्मीद है कि वो घोंसली फॉग दोबारा से यहाँ पर स्प्रेड नहीं होगा। जिस पर मिस मे भी उसे हाँ में जवाब देने लगी। वहीं पर जीलिंग कहते सीनियर हानली, आपकी इविजन आर्ट तो काफी ज्यादा खतरनाक है। जब आप हमें लेकर फ्लाई कर रहे थे उस वक्त तो मैं सांस लेना ही भूल गई। उस रफ्तार को देखकर ही मेरे होश उड़ गए। जो सुनते ही मिस मे कहती हाँ बिल्कुल मिस जीलिंग एकदम सही बोल रही, आपकी आर्ट तो कमाल की है। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप उस नरक से हमें बाहर लेके आए। तो हानली भी उनकी तारीफों को अप्रिशिएट करते हुए अपने विंग्स को वापस रख देता है। अब ये लोग उस इलाके को चेक करने लगे। वहाँ का समंदर काफी ज्यादा शांत था और क्योटिक सी स्टार में ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है। तो हानली ने अपनी ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का यूज करते हुए सी वाटर को चेक किया। वहाँ पानी में उसे कुछ मछलियाँ नजर आती है। तो हानली ये देखकर थोड़ा सा सोच में पड़ गया और खुद से ही पूछता है कि कहीं ये वो जगह तो नहीं है। जिसके बाद वो जीलिंग से कहने लगा कि शायद मैं इस जगह को जानता हूँ, मगर अभी तक मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं। तो क्यों ना हम साउथ की तरफ ट्रैवल करें। अगर हमें जमीन मिल गई तो हम वहीं पर रुक के आगे की प्लानिंग बनाएंगे। तो ये दोनों लड़कियां तुरंत ही उसकी बात से अग्री हो गई। साथ ही जीलिंग ने मिस मे को अपनी कोर फॉर्मेशन की पावर से फ्लाई करवाना शुरू कर दिया था। जिसके बाद ये तीनों भी साउथ दिशा की तरफ रवाना हो गए। वैसे मिस मे कल्टीवेशन में इन दोनों से काफी ज्यादा लो लेवल पर थी। तो इन दोनों की फ्लाइंग स्पीड ने उसका दिल जीत लिया। हानली के चेहरे पर भी हम एक प्यारी सी स्माइल देख पाते हैं। वहीं पर जीलिंग भी खुश थी और इन दोनों से भी ज्यादा खुश थी मिस मे। तो अब ये लोग ऐसे ही कई दिनों तक ट्रैवल करते रहे। जहाँ पर इन्हें जमीन नजर आती है वहाँ पर रेस्ट करने के लिए रुक जाते। हानली को भी ये बेफिक्र जिंदगी काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। उसे अब ना ही किसी दुश्मन के आने का खतरा था और ना ही किसी ट्रेजर को हासिल करने की इनफैक्ट इतनी प्यारी कंपेनियन के साथ तो उसका ये सफर और भी ज्यादा सुहाना हो गया। अब 3 महीने बाद ये लोग एक खूबसूरत सी जगह पर पहुंच गए। मिस मे कहती सीनियर देखो ना वो आइलैंड कितना ज्यादा बड़ा है। मैंने तो आज तक इतना बड़ा टापू नहीं देखा था। मुझे पता ही नहीं था कि हमारे इनर सी ऑफ क्योटिक स्टार में ऐसे बड़े बड़े टापू भी मौजूद हैं। उसकी भोली सूरत और प्यारी बातें सुनकर हानली को हंसी आने लगी और दिल में कह रहा था पागल लड़की, ये कोई आइलैंड नहीं बल्कि एक पूरा की पूरा कॉन्टिनेंट है। जिसके बाद ये लोग जमीन पर लैंड होते। वहाँ की खूबसूरती देखकर इन सब का दिल खुश हो गया। हानली के चेहरे पर भी हम एक प्यारी सी स्माइल देख पाते हैं। वैसे तो ये बंदा ज्यादा हंसता नहीं, मगर आज तो जनाब के तेवर कुछ बदले बदले थे। अब मिस जीलिंग और हानली फ्लावर्स की वैली की खूबसूरती को एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी जीलिंग उससे पूछने लगी कि हानली क्या आप जानते हो हम कहाँ पर हैं? इनर सी ऑफ क्योटिक स्टार्स में ऐसी खूबसूरत जगह का जिक्र मैंने कभी नहीं सुना था। जिस पर हानली जवाब देते हुए कहने लगा कि शायद मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। यहाँ समंदर में सी मॉन्स्टर्स ना होकर मछलियाँ थी। उसी वक्त मैं समझ गया था कि हम बाउंडलेस सी में टेलीपोर्ट हुए हैं। अब ये नाम ही जीलिंग ने पहली बार सुना था, इसलिए उसके पास जाकर पूछने लगी कि आखिर ये बाउंडलेस सी क्या होता है। जिस पर हानली जवाब देते हुए बताने लगा कि बाउंडलेस सी का मतलब उसके नाम में ही छुपा हुआ है, एक ऐसा समंदर जिसकी कोई सीमा नहीं। और ये समंदर टियानियन कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न रीजन में स्थित है। सो यही वजह थी हानली के चेहरे पर स्माइल आने की। वो अपनी पुरानी दुनिया यानी कि टियानियन में वापस आ चुका था। वेल जैसे हानली सी ऑफ क्योटिक स्टार जैसी नई जगह पर गया था, वैसे ये दुनिया अब इन 2 लड़कियों के लिए पूरी तरह से नई है। हानली उन्हें बता रहा था कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाने के बाद हमें एक टाउन मिलेगा, तो हम वहीं पर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। साथ ही वो दिल में ही कह रहा था कि टियानियन फाइनली मैं तुम्हारे पास वापस आ चुका हूँ। अब थोड़ी देर बाद ये लोग टाउन में पहुँच जाते हैं। वहाँ के मार्केट की चहल पहल मिस मे को काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। हानली कह रहा था कि 200 साल पहले मैंने इस दुनिया को छोड़ दिया था। भले ये दुनिया नहीं बदली, लेकिन यहाँ के लोग बदल चुके हैं। जिन्हें मैं जानता था वो शायद जिंदा भी नहीं होंगे। और इस पल में हानली को अपनी फैमिली और पुराने दोस्त याद आने लगे, जिनमें थे ज़ेंग ताई, ली फेयू, मिस यान, साथ ही येलो मैपल वैली के उसके दोस्त मोरुआन, मास्टर ली हुआ, पैट्रियार्क और आखिर में आती है नानगोंगवान। इन सबको याद करके वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। तभी जीलिंग कहती यानी ये एक दूसरी दुनिया है। मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि सी ऑफ क्योटिक स्टार्स की पर एक और दुनिया होगी। साथ ही यहाँ की भाषा भी हमारी लैंग्वेज से काफी ज्यादा डिफरेंट है। वहीं पर मिस मे का तो पूरा ध्यान खाने पर था। वो बस टीम हुए बंस को देखे जा रही थी। हानली बताता है कि ये नॉर्दर्न रीजन है और इसका नाम है जी कंट्री। अगर हम यहाँ से ट्रैवल करके साउथ की तरफ जाए तो वहाँ हमें मिलेगी जू कंट्री, जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। मगर वहाँ तक जाने के लिए हमें ढेर सारे नेशंस को पार करना होगा।
होगा। इधर मिस मई बस खाने की खुशबू सूंघते हुए लोगों को खाना ठूसती हुई देखी जा रही थी। मीनवाइल हानली ने जिलिंग को बता दिया कि वो सी ऑफ क्योटिक स्टार में तो बस इत्तेफाक से पहुंच गया था, जबकि उसका असली घर तो ये दुनिया है। तब तक मिस मई कुछ डम्पलिंग्स उठाकर घोड़े को खिलाने चली गई, मगर वो घोड़ा डम्पलिंग्स को मुंह भी नहीं लगा रहा था। अगर मिस मई उसे चने देती तो बात कुछ और होती। साथ ही वो घोड़े का मालिक उसे डांट रहा था कि बेवकूफ लड़की, घोड़े डम्पलिंग्स थोड़ी ना खाते हैं, इन्हें तो चने चाहिए। मगर मिस मई को उसकी कोई बात पल्ले नहीं पड़ रही थी, तो उस बंदे ने चिल्ला चिल्ला कर मिस मई को वहाँ से भगा दिया। इधर हानली जिलिंग को बता रहा था कि यहाँ पर कुछ ऐसे हालात बन गए थे कि मुझे अपना कॉन्टिनेंट छोड़कर जाना पड़ा। मैंने कई सारे पावरफुल लोगों को अपना दुश्मन बनाया था, जिसके चलते मुझे यहाँ से जाना पड़ा। खैर, अब पुरानी बातें सोचकर कोई फायदा नहीं, मुझे तो ये भी पता नहीं कि वो लोग जिंदा होंगे या मर चुके। तभी जिलिंग हानली से कहने लगी कि हमें इन लोगों की भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, तो अब आप ही हमारी अच्छे से मेहमान नवाजी करना। आफ्टर ऑल हम आपके कॉन्टिनेंट में नए आए हैं। जिस पर हानली कहता है तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ ऐसा मटेरियल अरेंज करूंगा कि तुम यहाँ की भाषा चुटकियों में सीख जाओ। वैसे मिस मई को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे काफी ज्यादा भूख लगी है, तो फिलहाल तुम लोग इस होटल में खाना खाओ और तब तक मैं कुछ चीजें लेकर आता हूँ। तो हानली उन दोनों को वहीं पर छोड़कर सिटी एक्सप्लोर करने चला गया। उसे पास में एक कल्टीवेशन मार्केट मिला था, जिसे देखकर हानली को ग्रेट साउथ मीटिंग की याद आ गई। तो वहाँ से हानली ने टियानियन का मैप खरीद लिया था, जिसमें फिलहाल के टियानियन कॉन्टिनेंट की सारी इंफॉर्मेशन थी। सो गाइस, इस पार्ट को थोड़ा सा केयरफुली देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। साथ ही कहानी में आगे चलकर इसके कई जगहों पर रेफरेंस आएंगे। सो बेसिकली टियानियन कॉन्टिनेंट में 4 मेजर पावर्स तैयार हो चुकी है, जिन्हें 4 फैक्शन के नाम से भी जाना जाता था। तो सबसे पहले नंबर पर आता है 6 डेविल डाओ सेक्ट, जो कि टोटल 6 डेविल डाओ सेक्ट में बटा हुआ है। दूसरे नंबर पर है राइचियस डाओ कोअलिशन, तीसरे पर थी हेवनली डाओ कोअलिशन और चौथे नंबर पर थी 9 किंगडम अलायंस। इनमें से राइचियस डाओ सेक्ट और 6 डेविल डाओ सेक्ट एज यूजुअल हमेशा एक दूसरे के खिलाफ थे, तो इनके हमेशा के झगड़ों से तंग आकर लगभग 12 छोटे मोटे नेशंस ने मिलकर फोर्सेस ज्वाइन की और वहीं से बना था हेवनली डाओ कोअलिशन। तो इस तरह से टियानियन कॉन्टिनेंट में 3 वे पावर बैलेंस क्रिएट हो चुका था, यानी कि राइचियस डाओ, 6 डेविल डाओ और हेवनली कोअलिशन। वहीं पर बात की जाए 9 किंगडम अलायंस की, तो ये सदर्न कॉन्टिनेंट में रूल करती है, मगर इन कुछ सालों में इन्हें ग्रासलैंड ट्राइब की मुलान रेस का सामना करना पड़ गया। मुलान रेस लगातार 9 किंगडम अलायंस पर अटैक किए जा रही थी, तो उनसे निपटना 9 किंगडम्स के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। इसलिए उन्होंने बाकी की 3 मेजर अलायंस से मदद मांगी। पहले तो ये तीनों मेजर से 9 किंगडम अलायंस की मदद करने से कतरा रहे थे, मगर बाद में उन्हें लग रहा था कि अगर हमने इनकी हेल्प नहीं की तो फिर कोई और करेगा, जिसके चलते 9 किंगडम अलायंस इनकी दुश्मन बन सकती है, या फिर मुलान रेस का अगला टारगेट ये लोग होंगे। तो मुलान रेस को कुचलने के लिए इन लोगों ने फाइनली 9 किंगडम अलायंस में अपनी आर्मी भेजी। तो इस तरह से सदर्न रीजन में एक बैटल शुरू हो चुकी थी, जिसमें ये चारों मेजर फैक्शंस मुलान रेस के खिलाफ थे। हानली तो यहाँ के फिलहाल की सिचुएशन को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो कहता है कि दुनिया तो 200 सालों में पूरी तरह से बदल चुकी है। वो सोच रहा था कि फिलहाल हम जी कंट्री में हैं, जो कि हेवनली डाओ कोअलिशन के अंडर आती है। मेरे ख्याल से जंग अगर हो भी गई तो वो यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। इस बार तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम 9 किंगडम अलायंस में टेलीपोर्ट ना होकर यहाँ आ गए। खैर, मैंने एलिक्सर का यूज करके कल्टीवेशन में काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। अब बस मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा वाली जगह को ढूंढना पड़ेगा, जहाँ बैठकर मैं अपनी कल्टीवेशन को लेवल अप कर पाऊँ। इस तरह से नेसेंट सोल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। साथ ही साथ हानली को कुछ ओपनिंग्स के बारे में पता चला। दरअसल यहाँ पर माउंटेन क्लाउडी ड्रीम्स के अंडर 3 सेक्ट आते हैं, जिन्होंने डिसाइपल्स की रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दी थी। उन्होंने जगह जगह पर अपनी एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले की, ताकि लोगों को उनकी ओपनिंग्स के बारे में पता चले। इनफैक्ट मॉर्टल लोग भी अब इस एडवर्टीजमेंट को देखकर अफसोस जताने लगे कि अगर उनके पास एबिलिटीज होती तो वो भी माउंटेन क्लाउडी ड्रीम्स का हिस्सा बन जाते, मगर उनकी स्पिरिचुअल रूट कमजोर होने की वजह से उनका कल्टीवेटर बनने का सपना हमेशा सपना रह जाएगा। वहीं पर हानली भी देखकर थोड़ा सा सरप्राइज था कि इस माउंटेन क्लाउडी ड्रीम्स ने तो अपने रिक्रूटमेंट के एडवर्टीजमेंट मॉर्टल के टाउन में लगा दी। तो ये सब देखकर हानली ने अंदाजा लगा लिया था कि ये लोग शायद कल्टीवेशन को लेकर कुछ ज्यादा ही ओपन है, यानी कि माउंटेन क्लाउडी ड्रीम्स मॉर्टल और इमॉर्टल के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं करता। हानली ने तो पहली बार ऐसी जगह देखी थी जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा। साथ ही साथ उसे ये भी पता चला कि माउंटेन क्लाउडी ड्रीम स्पिरिचुअल आरा से भरपूर है। तो हानली डिसाइड करता है कि वो माउंटेन क्लाउडी ड्रीम
उनके अंडर आने वाले तीनों सेक्ट में से किसी एक को ज्वाइन करेगा। तब यहाँ पर हमें उन तीनों सेक्ट के बारे में बताया जाता है। पहला था एंशिएंट सोर्ड सेक्ट, जो कि बस उन्हीं लोगों को ज्वाइन करवा रहा था जिनके पास तलवारबाजी का नॉलेज हो। और अगर बात यहाँ पर तलवारबाजी की जाए तो हानली उसमें माहिर है। अब हमें दूसरे सेक्ट के बारे में बताया जाता है जिसका नाम था मास्टर आर्टिसन सेक्ट। वेल, इनकी स्पेशलिटी थी मैजिकल टूल्स को रिफाइन करना, यानी कि ये लोग कोई भी आर्टिफैक्ट काफी आसानी से बना लेते थे। और अगर बात हानली की जाए तो उसके जैसे आर्टिफैक्ट रिफाइन करना और किसी को आएगा भी नहीं। और सबसे आखिर में आता है ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट, जो कि एलिक्सर की रिफाइनिंग में माहिर था। मगर इस सेक्ट ने एस्टेब्लिश होने के बाद उतने एलिक्सर बनाए भी नहीं होंगे जितने की हानली कंज्यूम करके बैठा है। तो अब इन तीनों सेक्ट के बारे में पढ़ने के बाद हानली को समझ नहीं आ रहा था कि उसने किस सेक्ट को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि एलिक्सर रिफाइनिंग, टूल रिफाइनिंग और सोर्डमैनशिप ये तीनों भी उसके लिए सूटेबल थे। और उसी वक्त हानली को कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो जल्दी से ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए जीलिंग और मिस मेई को चेक करने लगा। दरअसल वो दोनों जिस होटल में रुके थे वहाँ पर एक बंदा अपना अजीब सा टूल लेकर पहुँच गया। वो सबको बता रहा था कि मेरा मास्टर आर्टिसन सेक्ट आर्टिफैक्ट बनाने में माहिर है। पूरे टियानियन कॉन्टिनेंट में हमारे जैसे आर्टिफैक्ट और कोई बना नहीं सकता। वेल, इस बंदे का नाम है फू टियानचेंग और मास्टर आर्टिसन सेक्ट का ये एल्डर था, जो कि कोर फॉर्मेशन स्टेज की फाइनल स्टेज पर है। वो जीलिंग और मेई से कह रहा था कि तुम्हारा टैलेंट तो मैं महसूस कर सकता हूँ, अगर तुम मेरे आर्टिसन सेक्ट को ज्वाइन करो तो मजा आ जाएगा। हालांकि ये दोनों से कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। मिस मेई अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए जीलिंग से पूछने लगी कि क्या आपको समझ आ रहा है ये बंदा क्या बात कर रहा, मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। जिस पर जीलिंग कहती शायद ये चाहता है कि हम उसके सेक्ट को ज्वाइन करें। खैर, हमें बस अब खामोशी से हानली के वापिस आने का इंतजार करना होगा। अगर ये बंदा हम पर जबरदस्ती करता है तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, बस उसके लिए तुम रेडी रहना। हालांकि मिस मेई को इस बंदे की वजह से काफी ज्यादा टेंशन आने लगा। वहीं पर टियानचिंग उनसे पूछता है कि लड़कियों, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही, कहीं तुम दोनों गूंगी तो नहीं हो? अरे अरे, किस्मत का खेल देखो, तुम इतनी खूबसूरत और पावरफुल हो मगर ऊपर वाले ने तुम्हें बोलने के लिए जुबान नहीं दी। जिसके बाद उनके पास बैठकर कहने लगा कि मैं तुम दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है। मैं वाकई में तुम्हें रिक्रूट करना चाहता हूँ, मेरे सेक्ट को ज्वाइन करके तुम दोनों और ज्यादा तरक्की करोगी। तब तक उस बंदे ने चुपके से अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर लिया था ताकि वो इन दोनों के ना बोलते ही इन पर हमला कर पाए। और जीलिंग से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, सेक्ट में जाने के बाद हम तुम्हारे रिक्रूटमेंट की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगे। और तभी वहाँ पर एक और बंदी पहुँच गई। वो कह रही थी, एल्डर फू टियानचिंग, आप तो वाकई बहुत बड़े बेशरम हो, इस बार तो आपने अपनी लिमिट ही क्रॉस कर दी। दरअसल इस बंदी का नाम था सॉन्ग यू और ये ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की एल्डर है। साथ ही कल्टीवेशन की कोर फॉर्मेशन के मिडिल स्टेज पर थी। टियानचिंग कह रहा था कि तुम तो ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की जीनियस हो, मगर तुम्हारा दिमाग अब सही से काम नहीं करता। तुम देख रही हो ना, मैं इन लेडीज से रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ, फिर तुम्हें यहाँ आकर मुझे डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत थी? तब तक वहाँ पर एक और बंदा पहुँच गया जिसका नाम है बाय हाउजी और ये एंशिएंट सोर्ड सेक्ट का एल्डर था। साथ ही इसने कोर फॉर्मेशन पिनाकल की फाइनल स्टेज को अचीव किया है। ओके तो मेरे दोस्त टियानचिंग, तुम इन लड़कियों का दिल जीतना चाहते हो, मगर अफसोस ये लड़कियां तुम्हारे जैसे बुड्ढे को घास नहीं डालेगी। जो सुनते ही टियानचिंग उस पर भड़क गया। मगर जैसे बाय हाउजी ने अपनी सोर्ड समन की, टियानचिंग का लहजा ही बदल गया। वो कह रहा था कि भले ही तुम्हारा एंशिएंट सोर्ड सेक्ट तलवारबाजी में माहिर है, मगर मेरा सेक्ट भी कुछ कम नहीं, मेरे पास भी काफी सारे टैलेंटेड डिसाइपल्स हैं। जिस पर बाय हाउजी कहने लगा कि जिन्हें तुम टैलेंटेड बोल रहे हो तो बस बुढ़े बैचलर्स और पागल लोग हैं। वो बेचारे तो अपनी पूरी जिंदगी में एक लड़की भी पटा नहीं पाए और तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुम्हारे सेक्ट में तो यंग जनरेशन का एक भी डिसाइपल मौजूद नहीं। खैर, अब हम तीनों की यहाँ पर मुलाकात हो ही गई है तो क्यों ना पहले हमारे टास्क को पूरा किया जाए, फिर मुझे जल्दी से वापस जाकर तलवारबाजी की प्रैक्टिस करनी है। तो चलो फिर इस मिशन को पूरा करेंगे। जिसके बाद बाय हाउजी तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। साथ ही टियानचिंग, जीलिंग और मिस मी को अपना टोकन देकर बता रहा था कि ये आपके पास रखो, ये मेरा विजिटिंग टोकन है, आप कभी भी इसे दिखाकर मेरे सेक्ट में आ सकती हो। जिसके बाद वो भी बाय हाउजी के पीछे रवाना हो गया। वहीं पर जीलिंग लेडी सॉन्ग के सामने अपना सिर झुकाकर उसका शुक्रिया अदा कर रही थी।
मगर लेडी सांग उसे कोई रिस्पांस नहीं देती, जिसके बाद वो भी अपने साथियों के पीछे रवाना हो गई। इधर टियानचिंग और बाई हाउजी फॉरेस्ट में पहुंच चुके थे, जहाँ पर बाई हाउजी टियानचिंग से कह रहा था कि ये लो, मेरा तुम पर एक और एहसान हो गया, अगर हम वहाँ टाइम पर नहीं आते तो तुम मारे जाते। तब तक सॉन्ग भी वहाँ पर पहुँच गई। वो टियानचिंग से कह रही थी कि उस बंदे का स्पिरिचुअल सेंस हद से ज्यादा भयानक है, साथ ही उसने अपने सेंस को हाइड करने की एबिलिटी भी सीखी हुई है। वो तुम पर नजर रखे हुए था और तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं लगी। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पास हार्मोनिक माइंड की एबिलिटी है, जिससे मैं उसके किलिंग इंटेंट को महसूस कर पाई, वरना तुम्हें कुछ समझने से पहले ही वो बंदा तुम्हें खत्म कर देता। मेरे ख्याल से वो बंदा कल्टीवेशन की नेशन सोल लेवल पर होगा। दरअसल ये लोग हान ली की बात कर रहे थे, तो टियानचिंग कहने लगा कि फिलहाल हमारी जी कंट्री में अजनबी लोगों का आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है, तो हमें अब उन पर नजर रखनी होगी। जिस पर बाई हाउजी बताता है कि फिलहाल के हालात काफी ज्यादा नाजुक है, ये हमारे तीनों सेक्ट के लिए मसले खड़े कर सकते। साथ ही साथ मूलान रेस और नाइन किंगडम अलायंस के दरमियान चल रही बैटल अभी तक खत्म नहीं हुई। पहला तो मूलान की तीसरी ट्राइब ने ही अटैक किया था, मगर अब उनकी सेकंड और चौथी ट्राइब भी नाइन किंगडम अलायंस के साथ जंग की तैयारियां शुरू कर चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो टियानयान में एक बहुत बड़ी जंग होगी, हमारी पूरी दुनिया में क्योस मचेगा, जिसके बाद ये तीनों लोग अपने किसी टास्क को अंजाम देने के लिए रवाना हो गए।